भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम इस वक्त कांग्रेसी वर्कर लगते हो। यहाँ से तुम कांग्रेसी हिंदू बनकर अपना सफर शुरू कर दो। अपना कोई हिंदू नाम सोचकर रख लेना और कोड के अल्फाज अच्छी तरह याद रखना। इन अल्फाज के बगैर अपना आदमी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। मैंने कोड के अल्फाज गुल खान को दोहरा कर सुनाए। ये 2 जुमले थे। एक जुमला मुझे बोलना था, उसके जवाब में एक जुमला अपने हैदराबाद वाले जासूस मुजाहिद ने बोलना था। उसके जवाब में फिर मुझे एक कोड का जुमला अदा करना था। मैंने गुल खान से पूछा, सर पर कांग्रेसी टोपी और माथे पर तिलक लगाने की जरूरत तो नहीं है? वो बोला, इसकी जरूरत नहीं, कांग्रेसी वर्कर तिलक नहीं भी लगाते। अगर कहीं जरूरत महसूस हुई तो अपने आप को कम्युनिस्ट भी जाहिर कर देना। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी का भी जोर है और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने गुल खान से हाथ मिलाया। उसने मेरे मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम एलोरा जजीरे की संगीन जेल में से कैदोबंद और तशद्दुद की अजियतें बर्दाश्त करने वाले गुमनाम कमांडो और इस्लाम के उस मुजाहिद को जरूर रिहा करवा लोगे जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कौन मुसलमान मुजाहिद है और भारतीयों की कैद में कैसे फंस गया। मैंने कहा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उस मर्द मुजाहिद को काफरों की कैद से निकालकर जहां वो जाना चाहे उसे वहां पहुंचा दूं। खुदा हाफिज। दिल्ली में अभी सुबह नहीं हुई थी। रात के पिछले पहर सितारे आसमान पर झिलमिला रहे थे, मगर दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। गुल खान के अंदरून शहर वाले मोहल्ले से निकला तो कुशादा बाजारों में बत्तियां खूब रोशन थीं। मैंने पैदल चलना मुनासिब न समझा क्योंकि रात को गश्त करने वाली पुलिस से कहीं भी आमना सामना हो सकता था। जो पहला खाली रिक्शा मिला उसी में बैठकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। टिकट मेरे पास था। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा हुआ था। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दिल्ली से नेल्लोरा वाया हैदराबाद ऐसा रूट था कि जिस रूट पर भारत के बड़े बड़े अहम शहर थे और उन शहरों के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपने कमलों के साथ बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो लखनऊ कानपुर से आ रही थी। मैंने टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का एक कप पिया। नाश्ता मैं गुल खान के यहाँ से करके आया था। दिल्ली में सर्दी थी मगर मोटे खद्दर की जैकेट से सर्दी का काफी बचाव हो गया था। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगाकर एक तरफ होकर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन आई तो मुसाफिरों ने उसके डब्बे पर हल्ला बोल दिया। मैं अकेला था, कोई सामान भी मेरे पास नहीं था, कोई सामान भी मेरे साथ नहीं था। एक डब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। मुसाफिरों में पंजाबी, हिंदू, सिख भी थे। जनूबी हिंद के काले काले मद्रासी, तमिल भी थे। तरह तरह की जुबानें बोली जा रही थीं। मैं कोने में खिड़की के साथ लगकर बैठा बाहर प्लेटफॉर्म की रोशनियों को देख रहा था। आखिर ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली से नीलोर तक का सफर भी शैतान की आंत की तरह तवील था। खुदा जाने कितने स्टेशन आए, कितने शहर आए। आबो हवा बदल गई, जुबान बदल गई। बड़े बड़े चंद एक शहर याद रह गए हैं, वही आपको बताता हूँ। ये ट्रेन दिल्ली से वाया झांसी और नीलोरा जा रही थी। झांसी से वो दिल्ली मुंबई लाइन को छोड़कर वो नरसिम्हापुर और नागपुर वाली लाइन पर हो गई। नरसिम्हापुर से नागपुर, नागपुर से वादा, वादा से चंद्रापुर, वहां से वरिंगल और वरिंगल से हैदराबाद पहुंच गई। ये सफर पूरे 1 दिन और 1 रात और फिर 1 दिन में तय हुआ। हैदराबाद ट्रेन पहुंची तो सूरज गुरूब होने वाला था। उस मुस्लिम रियासत के आसार, स्टेशन के तर्ज तमीर और वहाँ के लोगों के पहनावे से नुमाया थे। यहाँ उचकने और तुर्की टोपियां नजर आईं तो दिल खुश हो गया। मगर जब ये ख्याल आया कि बरसगीर की इस सबसे बड़ी मुसलमान रियासत पर इंडिया की हुकूमत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और यहाँ मुसलमानों का खून बेदरेक बहाया गया था तो दिल उदास पड़ गया। मुझे यहाँ उतरना था और अपने आदमी से मुलाकात करनी थी। मेरा टिकट नेल्लोर तक का था। मैं हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन से बाहर निकलकर एक मोटर रिक्शे वाले को उस इलाके का नाम बताया जहां मुझे अपने आदमी से मिलना था। रक्षा शहर के खूबसूरत कुशादा बाजारों में से गुजरने लगा। दूर से मैंने 4 मीनार की इमारत देखी। रिक्शा दूसरी तरफ से होकर आगे निकल गया।
अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रिक्शा किस तरफ गया। रिक्शा एक खास जगह पर जाकर रुक गया, जिसका पता मुझे गुल खान ने लिखवाया और याद भी करवाया था। इतना समझ लें कि ये कोई मॉडर्न इलाका नहीं था, दरमियाने दर्जे की आबादी थी। खुशनुमा मकान भी थे और टीन की छतों वाले मकान भी थे। इमली, ताड़ और नारियल के दरख्त जगह जगह नजर आ रहे थे। मुसलमान अपनी उचकन और चौड़े चौड़े पजामों में साफ पहचाने जाते थे, जबकि हिंदू सिर्फ बनियान और तहमत बांधे हुए थे। तहमत भी उन्होंने नीचे से उठाकर घुटनों तक बांधा हुआ था। उनकी अक्सरियत पांव से नंगी थी। शलवार कमीज और बुर्कों वाली मुसलमान औरतें भी दुकानों पर नजर आ रही थीं और साड़ियों वाली हिंदू औरतें भी चल फिर रही थीं। यहाँ की जुबान उर्दू भी थी और तेलुगु जुबान भी बोली जा रही थी। तमिल लोग भी थे, मगर अक्सरियत तेलुगु बोलने वालों की थी। एक मस्जिद के ऊंचे मीनार दिखाई दिए। ये एक निशानी थी जो मुझे बताई गई थी। उस मस्जिद के आगे एक बाजार था। उसकी एक दुकान में बाहर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर क्या लिखा था मैं आपको नहीं बताऊंगा। दुकान के अंदर वही घनी मूंछों वाला आदमी जिसकी गुल खान ने मुझे तस्वीर दिखाई थी, तख्त पोश पर गाउन तकिया लगाए बैठा था। उसने हैदराबादी उचकन पहनी हुई थी, जिसके बटन गर्मी के मौसम में भी गले तक बंद किए हुए थे। सर पर कांग्रेसी टोपी थी। 3 आदमी तख्तपोश पर उसके सामने बैठे उससे बातें कर रहे थे। मैं भी आदाब कहकर एक तरफ होकर बैठ गया। उस आदमी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा। गुल खान ने अपने खुफिया पैगाम के जरिए उसे भी मेरा हुलिया बता दिया हुआ था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया है, मगर उसने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। इतना जरूर उसने किया कि मुझसे कोई बात ना की और दूसरे आदमियों को मुखसर सी बात करने के बाद एक एक करके रुखसत कर दिया। जब सब लोग चले गए और दुकान में हम दोनों के सिवा और कोई न रहा, तो उसने संदूकची से बीड़ी का बंडल निकाला, मुझे बीड़ी पेश की। आप शौक करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया। आप तंबाकू नहीं पीते? उसने कहा। मैंने कहा, मैं सिगरेट जरूर पीता हूँ, मगर बीड़ी बड़ी सख्त होती है। उसने खुद एक बीड़ी सुलगाई और मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, कैसे तशरीफ लाए हैं? मैंने कोर्ट का जुमला बोला। दक्कन में इस्लामाबाद के नाम पर मुसलमानों का बहुत खून बहा है। उसने जवाब में कहा, दक्कन में बारिश बहुत होती है। मैंने उसके जवाब में खुफिया कोड का जुमला बोला। रात दरियाए कावेरी में सैलाब का मंजर था। हम दोनों की शिनाख्त हो चुकी थी। उसने संदूकची से एक कॉपी निकाली, कलम से कॉपी के एक सफ़े पर कुछ लिखा, वर्क फाड़कर तय किया और मुझे देते हुए कहा, आप ये ले जाएं, भगवान ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने तय किया हुआ कागज़ जेब में डाला और आदाब बजा लाकर दुकान से निकल गया। मैं समझ गया था कि उसने कागज़ पर कोई ख़ास पैगाम लिखा था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।